गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो बोर्ड परीक्षा हिंदी कक्षा 10 का जो पेपर हुआ उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखें। पहला प्रश्न था कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। आज हम विषय हिंदी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर हुआ उसको सॉल्व करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। इसमें ए ऑप्शन था जिसमें दो आया था। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक को बोलते हैं अकर्मक क्रिया और एक को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। एक को बोलते हैं अकर्मक क्रिया और एक को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इस प्रकार से कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न था निम्न में से सर्वनाम है। निम्न में से सर्वनाम है, इसमें एक शब्द दिया वह, एक दिया क्रिया, एक दिया ताल, एक दिया गति। तो इसमें बाकी तीनों नहीं है। ए में जो ऑप्शन दिया है वह, ए में जो ऑप्शन दिया है वह, यह एक सर्वनाम है, बाकी इसमें कोई सर्वनाम नहीं। अमीरुद्दीन का जन्म कहां हुआ, बंगाल में, पटना में, डुमराव में, भोपाल में। तो इसमें जो छह ऑप्शन दिया है, इसमें जो छह ऑप्शन दिया है जिसका नाम है डुमराव। छह ऑप्शन में डुमराव में इनका जन्म हुआ। डुमराव में अमीरुद्दीन का जन्म हुआ, जिसको बिस्मिल्लाह खां बोलते हैं। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे, स्वयं को, कबीर को, अपने पुत्र को, अपनी पतोह को। तो इसका उत्तर आएगा ब, कबीर। उत्तर में आ जाएगा कबीर को बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। नेताजी का 10वां पाठ की विधा है कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास। तो इसमें उत्तर आएगा ए और उत्तर आ जाएगा कहानी। ये कहानी विधा है। एक कहानी यह भी लेखक के, एक कहानी यह भी के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, गोपालदास नीरज, मन्नू भंडारी। पहली बात तो आपको यह ध्यान देनी चाहिए थी कि ये तीनों जो मुंशी प्रेमचंद है, हरिवंश राय बच्चन है, गोपालदास नीरज है, ये तो अपने पाठ में सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस का एक ही नाम किया था जिसका नाम था मन्नू भंडारी। तो यहां द ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। अगले प्रश्न की बात करें, परशुराम आपे से बाहर क्यों गए। आपे से मतलब क्रोधित क्यों गए। शिव धनुष को खंडित देखकर, अकारण ही राम के मोहक रूप को देखकर, राजा जनक को देखकर। शिव के गुरु का नाम था परशुराम के गुरु का नाम था शिव और वो शिव का धनुष था, इसलिए शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके वो आपे से बाहर हो गए। तो इसका उत्तर आ जाएगा शिव धनुष को खंडित देखकर। शिव धनुष को खंडित देखकर, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम है वो आपे से बाहर हो गए। अगला, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है सूर्य को, पथिक को, बादल को, स्वयं को। तो यहाँ उत्साह है वो किसका प्रतीक है, बादल का प्रतीक है। तो यहाँ बादलों को संबोधित कर रहा है, तो उत्तर आ जाएगा बादल। क्या आ जाएगा, बादल। सूरदास के काव्य में किस भाषा का बिखरा हुआ रूप है। सूरदास ने लगभग सारी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में की है। तो इसमें ए ऑप्शन रहेगा और जिसका उत्तर होगा ब्रज भाषा। उत्तर रहेगा आपका ब्रज भाषा। अगले प्रश्न की बात करें, मधुप गुनगुनाकर कह जाता यह कहानी, कह जाता कौन कहानी यह, अपनी उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है। तो अपनी कहानी यहां भंवरा कह रहा है। मधुप का अर्थ क्या होता है, भंवरा होता है। तो अगले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ए और जिसका नाम है भंवरा। इसका नाम है भंवरा। अगले प्रश्न का नाम, भोलानाथ का असली नाम क्या था। भोलानाथ का असली नाम कन्हैया नहीं था, बम भोला नहीं था, तारकेश्वर नाथ और राम। तो इसमें बे ऑप्शन रहेगा जिसका नाम है तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ। अगले प्रश्न की बात करें,
मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के लेखक का नाम है प्रसाद, निराला, पंत और आगे। इसमें सोचने लायक बात यह है कि ये सारे हैं वो पद्य वाक्य हैं, ये जो जितने हैं ये कवि हैं, ये पद्य वाक्य हैं, लेकिन गद्य भाग का एक ही लेखक दिया है जिसका नाम है अगे। जिसका नाम क्या है, अगे, जिसका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। तो इस प्रकार से जो पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न के जितने प्रश्न थे वो हमने सबने सोल्व करिए और उसके उत्तर ये रहेंगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की बात करें तो पहला रिक्त स्थान दिया है कि स्वर संधि के प्रकार की होती है। स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि और फिर अयाति स्वर संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न था यथाशक्ति शब्द में खालिस्तान समास है। यथाशक्ति शब्द है ये पहला, इसका दूसरा नाम दिया यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा शब्द है और शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, और शक्ति के अनुसार यथाशक्ति में समास रहेगा, वो रहेगा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, तो समास का नाम क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। अगले प्रश्न की बात करें, विदेश शब्द में उपसर्ग है। विदेश में सीधा ही दिख रहा है अपने को, तीसरे का उत्तर रह जाएगा आपका विदेश। विदेश में अपने को पूछा है उपसर्ग, तो वी उपसर्ग है। विदेश में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग। अगला, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नापतोल आदि का बोध करवाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो चौथे का उत्तर आ जाएगा आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अगला, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को खालिस्तान संज्ञा कहते हैं। भाव, गुण, दशा, अवस्था से संबंधित जो संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों इसका उत्तर क्या रह जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की बात करें, पालनहार शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं या बाद में जुड़ते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। तो पालनहार नाम क्या है, पालनहार। पालनहार में प्रत्यय की बात करें तो मूल शब्द तो क्या है, पालन, और हार इसमें प्रत्यय लगा, तो उत्तर क्या रह जाएगा, हार प्रत्यय। क्या रह जाएगा, हार प्रत्यय। इस प्रकार से हमने पहले और दूसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास किया, तो उनके ये आपके उत्तर रहेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहले अपने को इस गद्यांश को पढ़ना है, वो पढ़ने के बाद उत्तर देना है कि ऋतु के अनुसार ये त्योहारों का समावेश होता है। भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। बसंत के त्योहार में उद्यान और उपवनों में वृक्ष, लता और गुल्मों को देखकर किसका मन मयूर नहीं नाच उठता। पीले सरसों के फूल तथा लाल टेसू के फूलों की छटाक से आकृष्ट नहीं करेगी। वर्षा ऋतु भी कम मनमोहक नहीं होती। वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन के त्योहार खूब धूमधाम से बनाए जाते हैं। वर्षा की रिमझिम में तीज का त्योहार नारी मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता। वे सुख सौभाग्य की कामना करते हुए त्योहार मनाती है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, उचित शीर्षक इसमें आप वर्षा ऋतु लिख सकते हैं। तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न रहेगा इसमें वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में ज्यादा बात कही गई है, अगर और लिखे तो इसको आप ऋतु परिवर्तन लिखें, ऋतु परिवर्तन। भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है, भारत में ऋतु परिवर्तन होता है, इसमें दिया है एक नाम दिया है हर 2 महीने, हर 2 महीने बाद ऋतु का परिवर्तन होता है। अगला है वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो वर्षा ऋतु में त्योहारों की बात करें तो इसमें नाम दिया है
तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीज आता है, एक तो तीज आता है, एक नाग पंचमी आती है, एक नाग पंचमी आती है और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ये तीन त्योहार है वो कौन सी ऋतु में आते हैं? वर्षा ऋतु में आते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है? तो रक्षाबंधन का त्योहार है वो भाई बहन के अटूट प्रेम का, भाई बहन के अटूट प्रेम का, भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? सुख सौभाग्य की कामना हेतु। क्यों मनाया जाता है? सुख सौभाग्य की कामना हेतु। सुख सौभाग्य की कामना हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तीज का त्योहार मनाया जाता है। सुख सौभाग्य की कामना हेतु क्या कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तीज का त्योहार मनाया जाता है। और अंतिम प्रश्न था दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में छाट कर लिखिए। तो इसमें देखो सौभाग्य नाम दिया है, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का क्या लिखना था? विलोम। नाम क्या था? दुर्भाग्य। वो दुर्भाग्य का विलोम होता है सौभाग्य। दुर्भाग्य का विलोम क्या होता है? सौभाग्य। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न में पहले प्रश्न का उत्तर है वर्षा ऋतु या ऋतु परिवर्तन, और दूसरे का रहेगा हर 2 महीने के बाद, तीसरे का रहेगा तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, चौथा रहेगा भाई बहन के अटूट प्रेम का, पांचवे का रहेगा सुख सौभाग्य की कामना हेतु, और छठा रहेगा दुर्भाग्य का विलोम है वो सौभाग्य। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यहाँ चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न है उपयुक्त दोषांश का उचित शीर्षक। यहाँ प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें प्रतीक के रूप में किया गया है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, किसको तोड़ने की बात? मन की खींच को या बेचैनी को दूर करने की बात कही है। मन की खींच या बेचैनी दूर करने की बात कही। यानी मन रूपी मैदानों में जो खींच या बेचैनी आ चुकी है उसको दूर करने की बात कही गई है। कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? पत्थर चट्टान के साथ साथ पत्थर चट्टान रूपी झूठे बंधन, पत्थर चट्टान रूपी झूठे बंधन तोड़ने की बात है कह रहा है। कवि पत्थर और चट्टान तोड़ने की बात क्यों कहता है? यानी पत्थर और चट्टान तोड़ देंगे तो हमारी धरती है वो क्या बन जाएगी? धरती उर्वर बन जाएगी, धरती उर्वर बन जाएगी। इसलिए किसको तोड़ने की बात कही गई है? पत्थर और चट्टानों को तोड़ने की बात कही गई है। अगला, अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है? बेचैनी या ऊब? क्या फैली हुई है? बेचैनी या ऊब। उनको दूर करने की बात कही है। धरती को हम कब जानेंगे? जब पत्थर व चट्टानें टूट जाएगी और धरती उर्वर बन जाएगी। जब पत्थर व चट्टानें टूट जाएगी वह धरती उर्वर बन जाएगी। वह धरती उर्वर बन जाएगी तब हम किसको जान पाएंगे? धरती को। रेखांकित पंक्तियों का आशिक कीजिए। रेखांकित पंक्तियां सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है। इसका अर्थ होगा कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति होती है, मिट्टी में उर्वरा शक्ति है।
जिसके कारण ही उसमें दूब एक प्रकार की घास उगती है। यानी अगर उर्वरा शक्ति है तो घास उगेगी, वरना तो बंजर रहेगा, ऊसर भूमि रह जाएगी, बंजर रह जाएगी। यदि वहां घास उग रही है, दूब नामक घास उग रही है, इसका मतलब उस धरती में क्या है, उर्वरा शक्ति है, जिसके कारण तो रेखांकित पंक्तियों का आशय ये। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न हमने कर लिया, तीसरा और चौथा प्रश्न। आगे प्रश्न की बात करें, काशी में संगीत आयोजन की एक अद्भुत परंपरा है, ये कौन सी परंपरा है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार बताइए। काशी में एक संयुक्त संगीत आयोजन की अद्भुत व प्राचीन परंपरा है, यह परंपरा कौन सी है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहां हनुमान जयंती के अवसर पर, पांचवा प्रश्न है, हनुमान जयंती के अवसर पर लगातार 5 दिनों तक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय, शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन का आयोजन होता है। शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन परंपरा का क्या होता है? लगातार 5 दिन तक आयोजन होता है। तो काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन परंपरा है। मन्नू भंडारी ने अपनी मां को धरती से भी ज्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों कहा? यह कहानी, एक कहानी यह भी पाठ के आधार बताइए कि जिस तरह धरती होती है वो सहनशील होती है। धरती के ऊपर चाहे आप कितना भी वजन डालें, कितना भी उसको प्रताड़ित करें, चाहे उसको कितना भी खोद डाले, वो कभी उस बात को महसूस नहीं करती। उसी प्रकार लेखिका कहती है कि उसकी मां अपने बच्चों की खुशी और पिता की तरफदारी करने के लिए उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं माना, अर्थात उन्होंने कभी किसी बात का विरोध नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपनी मां को धरती से भी क्या बताया? सहनशील बताया। अगला, संगीतकार कविता की मूल संवेदना। संगीतकार क्या होता है? जो मुख्य संगीतज्ञ होता है उसका साथ देने वाला व्यक्ति कहलाता है संगीतकार। तो कहता है महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने अधीनस्थ सहायक के सहयोग से सफलता प्राप्त कर सकता है। जो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसको सफलता प्राप्त करने में किसी न किसी अधीनस्थ व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसके बिना वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक बताया? उत्साह कविता में निराला ने क्रांति का प्रतीक बताया कि जिस प्रकार क्रांति आने पर जो दलित या दबले कुचले वर्ग होते हैं, जो वंचित वर्ग होते हैं, उनको अपने अधिकारों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार यदि आकाश में बादल छाएंगे, वर्षा करेंगे, तो जो अंकुर जमीन में दबे पड़े हैं वो उत्साह से बाहर निकल करके आएंगे और उसको नए जीवन की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए उन्होंने उत्साह को किसका प्रतीक बताया? क्रांति का प्रतीक बताया। भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती थी? अब उनके पिता उनको खाना खिलाते थे, हमेशा वो अपने पिता के साथ ही रहते थे, खाना खिलाते तो अपने पास बैठा लेते थे। लेकिन जब उनके पिता खाना खिलाने के बाद खाने को खत्म कर देते, तब उसकी मैया आती कि मर्दवे लोग खाना खिलाना नहीं जानते। जो मर्द लोग होते हैं उनको बच्चों को खाना खिलाना आता ही नहीं है। वो अपने बच्चों के पास आती और बच्चे के पास आकर के उसको कभी चिड़िया के नाम पर, कभी तोते के नाम पर, कभी कबूतर के नाम पर एक एक और खिलाती रहती। वो कहती है कि यदि वह धीरे धीरे खाएगा तो उसका पेट है वो बढ़ जाएगा, और वह धीरे धीरे खिला करके, अर्थात विभिन्न प्रकार के पक्षियों के नाम पर उनको खिलाया करते थे। आगे के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के, बताइए। अनुभव क्या होता है? बाहरी दुनिया से प्राप्त होता है। अनुभव होता है वो बाहरी दुनिया से प्राप्त होता है, लेकिन जो आंतरिक अनुभूति होती है, जो आंतरिक क्रियाओं से होता है, वही सच्ची अनुभूति होती है, वही भीतर की अनुभूति होती है। तो
बाहरी तो क्या होता है, अनुभव होता है, और आंतरिक क्या होता है, अनुभूति होती है। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। श्री गणेश करना किसी कार्य का प्रारंभ करना, किसी भी कार्य का प्रारंभ करना। जब भी हम कोई मुहावरा कहें तो मुहावरा वाक्य के बीच में आना चाहिए, वाक्य प्रयोग करें वाक्य के बीच में जाना चाहिए। तो मोहन ने पूर्णिमा के दिन अपने मकान का श्री गणेश किया। अपने मकान का क्या किया, श्री गणेश किया। तो प्रारंभ करना। अगला, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि हार्ड करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फर्मों से एक नेताजी की मूर्ति फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही प्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा प्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा याचना करते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा प्रेम लौटा देता है। तो पहला प्रश्न है, चश्मे वाले का नाम क्या था? तो चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे, कैप्टन। क्या कहते थे, कैप्टन। तो उसका नाम क्या था, कैप्टन। चश्मे वाले को क्या बुरी लगती थी? चश्मे वाले को क्या बुरी लगती थी? नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति लेखक को क्या लगती है, कैप्टन को क्या लगती थी, बुरी लगती थी। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया? नेताजी को असुविधा किसके कारण होती थी? उसके क्या नहीं थी, उसकी मूर्ति पर क्या नहीं थी, चश्मा। तो उसने अपनी छोटी सी दुकान में के गिने चुने फ्रेमों में से एक मूर्ति पर लगा दिया। इस प्रकार उन्होंने उसकी असुविधा को क्या कर दिया, दूर कर दिया। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार देता था? यदि कोई ग्राहक आकर वैसा ही चश्मा मांगता तो उसे देने के लिए कैप्टन को चश्मा उतारना पड़ता। इसी का खैर जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया हो, वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। उसकी संतान जिसे अपने पूर्वजों से वस्तु अनायास से प्राप्त हो जाती है, वह अपने पूर्वजों की भांति सभ्य भले बन जाए। संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान है जिसे न्यूटन शायद अपरिचित रहा होगा। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है? वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन होता है? जिसने अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि व विवेक से नए तथ्य का दर्शन किया। नए तथ्य का दर्शन किया, वह वास्तव में क्या है? संस्कृत व्यक्ति। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती? संस्कृत व्यक्ति की संतान सभ्य भले बन जाए, लेकिन वह कभी संस्कृत नहीं कहला, वह संस्कृत नहीं कहला सकते। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का।
गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। अगला, भौतिक विज्ञान का अभ्यर्थी किससे परिचित है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से। तो यही आ जाएगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से वो क्या है? परिचित है। किससे परिचित है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से परिचित है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाथ संबोधन भंजन नियारा वही के वही दास तुम्हारा, आईसु कह कही किन मोई, सुनी रिसाई बोले मोनि कोई, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करई लड़ाई, सुनु राम देव दस्यु धनु तोरा, सहस्त्र बहु संतो रिपु मोरा। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का ये 13वां प्रश्न है और 23वें प्रश्न में पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सेवक क्या करता है? सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है, जो सेवा करे। जो सेवा करे वही क्या कहलाता है? सेवक कहलाता है। शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम ने किसके समान बताया? उसने उसको बताया सहस भाव। सहस भाव। ये सहस्त्र भाव नाम का एक राक्षस था जिसको उसकी हजारों भुजाओं को परशुराम ने काट दिया था, इसलिए उन्होंने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान बताया था? सहस्त्र भाव के समान। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया? राम ने अपना परिचय परशुराम को सेवक कहकर दिया। इसी का है की बात करें, अथवा की बात करें, अथवा में देखें, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की, मिला गांव वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो प्रस्तुत पंक्तियों की कविता का नाम है। तो ये कविता लीजिए आत्मकथ्य से। कहां से लीजिए है? आत्मकथ्य से। यह कविता लीजिए है आत्मकथ्य से। कवि क्या गाने में असमर्थ है? उज्जवल गाथा। क्या गाने में असमर्थ है? उज्जवल गाथा। अगला, कवि क्यों जाग गया? मधुर सौपन देखकर। मधुर सौपन देखकर। अगला, कवि को क्या नहीं मिला? वह सुख जिसका सपना वह देखता था। वह सुख जिसके कवि सौपन देखता था, वह उसे नहीं मिला। बालगोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई? 14वां प्रश्न है, बालगोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई? अब बालगोविंद भगत क्या करते थे? सुबह सुबह घूमने के लिए जाया करते थे। लोगों ने मना कर दिया, बूढ़े हो गए, उम्र ज्यादा हो गई, लोगों ने मना किया कि अब मत जाया करें। तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, लेकिन वो संगीत गा रहे थे। संगीत गाते गाते रात को लोगों ने संगीत सुना, लेकिन सुबह भी गाया करते थे। लोगों ने देखा कि सुबह उनका संगीत सुनाई नहीं दिया, तो लोगों ने जाकर के देखा तो उसका शरीर वो मृत पड़ा था। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु है वो शांत रूप से हुई। एक ही उत्तर में उत्तर दें तो किस रूप में हुई थी? शांत रूप में। शांत रूप में। जिस प्रकार वो दुनिया में शांति प्रदान करना चाहते थे, उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी किस रूप में हुई? शांत रूप में। लेखक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहां बैठे नवाब साहब को क्या प्रतिक्रिया हुई? आंखों में असंतोष का भाव दिखाई दिया। आंखों में असंतोष का भाव दिखाई दिया तथा एकांत संगीत में, एकांत भाव में विघ्न पैदा होने जैसा लगा। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें अपने एकांत में क्या हो गया है? विघ्न पैदा हो गया। हमारे आरी की लकड़ी
गोपियों ने हरि को आरिल की लकड़ी क्यों कहा है, पाठ के आधार बताइए। अब आरिल पक्षी होता है, आरिल पक्षी क्या होता है, अपने पैरों में एक लकड़ी दबा करके रखता है, जैसा अपने पंजों में क्या रखता है, लकड़ी दबा करके रखता है। उसका मानना है कि यदि इस लकड़ी को छोड़ दिया तो मेरी मृत्यु क्या है, निश्चित है। उसी प्रकार गोपियां हैं श्री कृष्ण को आरिल पक्षी की लकड़ी के समान कहती है। जिस प्रकार आरिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार वो कहती है कि श्री कृष्ण हमारे लिए उस आरिल पक्षी के समान है। अर्थात आरिल पक्षी जिस प्रकार उस लकड़ी को अपने जीवन का आधार मानते हैं, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का क्या मानती थी, आधार मानती थी। ये मंगलेश द्वार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कर्तृत्व के बारे में बताइए। 21 फरवरी 1899 को बंगाल महिसादल में उनका जन्म हुआ। उनका मूल नाम था सूर्य कुमार। छायावाद के आधार स्तंभ थे वो 4 दार्शन थे, पंत, प्रसाद, निराला और महादेव वर्मा, तो उनका नाम लिया जाता है। फिर परिमल गीतिका, अनामिका, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, पुष्पगुप्ता, इनकी विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं तो जो आपको लिखने की। इसके बाद यतीन्द्र मिश्र और बदंत आनंद कोसलायन के कृतित्व पर पढ़ के लिखिए। तो यदि हम बसंत आनंद कोसलायन के यतीन्द्र मिश्र की बात करें तो 12 मई 1957 में अयोध्या में उनका जन्म हुआ। अयोध्या वन्य कविताएं, डोडी प्रलाप और यदा कदा, ये इनके कुछ रचनाएं हैं। और एक इन्होंने उपन्यास लिखा था बिल्लेसुर बकरिया, जिनसे उनको ख्याति मिली। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। अगले प्रश्न की बात करें, खेतों में 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जितेन ने लेखिका को क्या बताया, साना साना हाथोड़ी पाठ के आधार बताइए। खेतों में है, लेखिका को जितेन नार्गे ने बताया कि मैडम ये इसको खेतुम कहते हैं, और खेतुम है वो देवी देवताओं का निवास स्थान है। देवी देवताओं क्या है, निवास स्थान है। यदि यहां पर कोई गंदगी फैलाता है, यदि कोई गंदगी, यहां पर कोई व्यक्ति गंदगी नहीं फैलाता, क्योंकि ये किसका स्थान है, देवी देवताओं का स्थान है। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। लेखक को कैसा अनुभव हुआ, जब लेखक पहले विज्ञान का विद्यार्थी था, विज्ञान में उसने हिरोशिमा के बारे में पढ़ा, सुना। सुनने के बाद उन्होंने एक बार क्या हुआ, उसको हिरोशिमा जाने का मौका मिल गया। मौका जाकर के उसने वहां देखा कि एक पत्थर है, वो पत्थर झुलस गया है, और झुलसने से उस पत्थर के सामने एक व्यक्ति खड़ा था, और उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब उस पत्थर बना हुआ है। उसको देखकर ऐसा लगा कि जैसे वह हिरोशिमा के विस्फोट का क्या बन गया है, भोक्ता बन गया है। आगे निबंध लिखना था, निबंध लिख दिया हुआ, सरल थे तीनों। अगला, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिखना था। अपना नाम क्या है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, कहाँ का है, पटना का। स्थान का नाम क्या लिखना था, पटना, और छात्र का नाम क्या था, नरेंद्र। क्या नाम था, नरेंद्र। तो इनके द्वारा जिसको प्रार्थना पत्र लिखना था, प्रधानाचार्य को तो लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना विषय शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हम कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थी रावत भाटा कोटा के लिए दर्शनीय जाना चाहते हैं, और वहां पर हम परमाणु विद्युत संयंत्र को देखना चाहते हैं, और वहां देखने से हमें दर्शनीय स्थलों की जानकारी मिलेगी और भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें वहां शैक्षणिक भ्रमण जाने की अनुमति प्रदान करें। हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे, और आपका आज्ञाकारी से क्या नाम आ जाएगा, नरेंद्र, और एक तरफ क्या आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा। अब अंतिम प्रश्न है, स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु तो विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन तैयार करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, ऐसे कॉलम को बंद किया जाता है। फिर यहां आपको एक साइकिल का चित्र बनाना था। जैसे साइकिल का चित्र बना दिया आपने, जैसे कोई साइकिल है एटलस, इसका बना दिया एटलस। अब एटलस की विशेषता लिख रही है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम लिख देना था कि कंपनी क्या है, एटलस है। और साइकिल पुरानी साइकिल है तो 6 महीने पुरानी, ठीक है, चलने में सुरक्षित है, चलने में आरामदायक, चलने में
आरामदायक, और उसकी जो सीट है वो भी क्या है, आरामदायक है, सीट भी क्या है, आरामदायक है। और पांचवा, उचित दाम पर उपलब्ध है, उचित दाम पर क्या है, उपलब्ध है। फिर अपना पता देना था, तो पता क्या है, मथुरा निवासी सुरेश, तो यहां क्या कर देंगे हम, सुरेश, और नीचे क्या लिख देंगे, मथुरा, इसके अंदर ही लिखना है। और फिर कोई भी मोबाइल नंबर, जैसे 93, यहाँ कॉलम लगाते हुए लास्ट में कोई भी संख्या लिख देंगे, जैसे मैंने 501 लिख दी, तो इस प्रकार से अपने को वहां मोबाइल नंबर लिख करके इस कॉलम को किसमें बंद कर देना है, इसको इसमें बंद करके अपने को क्या करना था, एक विज्ञापन तैयार करना था। तो इस प्रकार से विज्ञापन तैयार कर देते तो आपका सही है। और इस प्रकार से हमने आज इस पेपर को सोल्व किया। तो आज के लिए धन्यवाद।